नमस्कार सभी को। अभी जैसा कि आप जानते हैं संसद में विवाद हुआ है और इस विवाद की वजह से अब नेता प्रतिपक्ष जो कि राहुल गांधी जी हैं, इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार मंडरा रही है। इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जानेंगे इस वीडियो में इस खबर के बारे में कि क्या खबर है। मामले की पूरी पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करेंगे। किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें कितनी सजा का प्रावधान है, ये भी देखेंगे। इसी के साथ राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं और इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हैं, इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि उनकी सदस्यता जाने का क्या खतरा है और लीडर ऑफ अपोजिशन के विषय में जानेंगे कि वो किस तरीके से बना जा सकता है, क्या सारी हर्ताएं हैं लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए। और अंत में करेंगे हम एक प्रश्न जो कि हमारे एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर सबसे पहले तो संसद में हुई दुर्घटना के सिलसिले में लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। राहुल जी पर कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके तहत उन्हें अधिकतम जो है वो 7 साल की जेल हो सकती है, जिन धाराओं के अंदर उनके ऊपर एफआईआर की गई है। इस घटना के बाद विपक्ष के नेता की सीट जो है वो भी खाली होने का खतरा है। अगर ऐसा होता है कि उनके ऊपर ये जो सारे आरोप हैं, जो धाराएं हैं, वो सही सिद्ध होती हैं और उनको सजा होती है, तो फिर इस केस में उनकी सीट खाली हो जाएगी। मामले की पृष्ठभूमि को देखते हैं। अभी विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में बी आर अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा लगी हुई है उसके पास विरोध मार्च किया था। अब ये विरोध मार्च हो क्यों रहा था? क्योंकि अमित शाह जी ने राज्यसभा में अंबेडकर जी के अगेंस्ट एक टिप्पणी कर दी थी, जो कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इसी का वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, विपक्ष के जो नेता थे। इस विरोध प्रदर्शन में हुआ क्या कि पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। इसमें एक दूसरे के ऊपर वो लोग आरोप लगा रहे हैं। किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है ये जान लेते हैं अब। तो जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंतर्गत धारा 117, जिसमें स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने का यहाँ पे मामला दर्ज किया गया, इसमें अधिकतम 7 साल की जेल का प्रावधान है। इसी के साथ जुर्माना भी यहाँ पे भरना पड़ सकता है। इसी की ही धारा 115 है, जिसमें स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाने का मामला होता है। इसमें अधिकतम 1 साल की सजा और इसके साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। धारा 125 है इसी की ही, जिसमें दूसरों के जीवन का या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य किया जाता है, वहां पे ये धारा लगती है। तो ये धारा भी लगाई गई है। इस धारा के अंतर्गत 3 साल की सजा और इसके साथ ही 10,000 रुपये तक के जुर्माने का यहाँ पे प्रावधान है। इसमें एक धारा 131 है, ये हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। धारा 351, जिसमें आपराधिक धमकी देना किसी को, इसके अंतर्गत भी 7 साल तक की जेल या फिर जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता बीएनएस की ही एक धारा 3-5 भी इसमें लगाई गई है। इस धारा के तहत यदि कुछ लोग साथ में मिलकर कोई क्राइम करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो उसमें से हर एक व्यक्ति पर, प्रत्येक व्यक्ति पर इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी जैसे कि उसने अकेले उस अपराध को किया हो। ठीक है, तो ये सारी धाराएं हैं जिनके तहत उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है और इसके अगर ये सारी सिद्ध हो जाती हैं तो 7 साल की सजा उनको हो सकती है। अब जानते हैं कि क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं। देखो, धारा 117 और 125 जो हैं ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिनके अंदर पुलिस बिना किसी वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है, अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। वहीं पे जो असंज्ञेय अपराध होते हैं उसमें पुलिस को वारंट की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल इसमें गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि गिरफ्तारी यहाँ पे अनिवार्य नहीं है। एससी का 2014 के जो दिशा निर्देश हैं, इसमें एससी ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 साल तक की जेल का जिन भी केसेस में प्रावधान है वहां पे गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। सोच समझ के जो वहां पे ऑफिसर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग वो चीजें कर सकते हैं। ये सभी अपराध जो है ये जमानती हैं। इसका क्या मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को इन अपराधों में गिरफ्तार किया जाता है तो वहां पे जो आरोपी हैं उनका अधिकार बनता है कि उनको जमानत मिलनी चाहिए। ठीक है, अब जानते सदस्यता जाने का क्या खतरा है उनके ऊपर। देखिए, राहुल गांधी जी को तभी अयोग्य ठहराया जा सकता है जब उन्हें दोषी ठहराया जाए। एक बात तो यह है, अब दोषी ठहराने पे भी 2 साल से अधिक की सजा उन्हें सुनाई जानी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम हमारा
51 जो कि जनप्रतिनिधियों के लिए अहर्ताओं को सुनिश्चित करता है, उसकी धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और कम से कम 2 साल के कारावास की सजा पाने वाला ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको सजा की तारीख से ही अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, आरोप के लिए अयोग्यता का कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है। उसकी रिहाई के बाद भी वो 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित रहता है। उस अवधि में वो दोबारा से मनोनीत होके चयनित होके यहाँ पे संसद में नहीं आ सकता है। ठीक है, पिछले साल ही यहाँ पे सूरत में जो अदालत है वहाँ पे मानहानि के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था और उसके बाद राहुल जी को वहाँ पे अयोग्य घोषित हो जाते वो, है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी और उसके बाद उन्हें सांसद के रूप में बहाल किया, जिससे कि उनकी जो सांसद की अयोग्यता थी वो यहाँ पे समाप्त हो गई और वो सांसद बने रहे। चलिए आप जानते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के विषय में कि कौन लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और वो कैसे बनता है। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन एक संसद सदस्य और विपक्ष का प्रभारी होता है। जैसे पक्ष में जो पार्टी है जो बहुमत में है उसके जो नेता होंगे वो नेता पक्ष यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरीके से विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके नेता जो है वो नेता प्रतिपक्ष होते हैं। संसद के सदन के भीतर सबसे बड़े विपक्ष दल का नेतृत्व करते हैं ये जब आज़ाद हुए हम 1947 में, उसके बाद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। पहली बार इसको 1969 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। कानून में संसद में विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 के तहत निर्धारित किए गए हैं। पार्टी के पास सदन की बैठक आयोजित करने हेतु निर्धारित कोरम के बराबर सीटें, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा जो कि लगभग 55 सीटें हैं ये होनी चाहिए। हालांकि जैसे 2019 का जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे कोई भी पार्टी इस नंबर को पूरा नहीं कर पा रही थी, फिर भी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उस पद को रखा गया और वो कांग्रेस के हिस्से में आया क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी वहां पे थी। ठीक है, चयन कैसे होता है नेता प्रतिपक्ष का? जो भी पार्टी संसद की सबसे बड़ी विपक्षी दल के रूप में रहती है उसके सदस्य मिलकर उनका चयन करते। अंत में अब एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नेता प्रतिपक्ष को पहली बार औपचारिक मान्यता 1969 में दी गई थी। दूसरा, नेता प्रतिपक्ष की व्यवस्था संविधान के तहत नहीं बल्कि एक अधिनियम के माध्यम से की गई है। तो इसके यहाँ पे ऑप्शंस है 4, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। आप अपने जो भी आंसर्स हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपको इससे जुड़ा हुआ और भी कोई प्रश्न पूछना है वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।